अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैंने पूछा कि मुझे ये बताओ कि पिछली रात ठेले के साथ क्या वाक़या पेश आया था। वो अपनी बात मुकम्मल करने से पहले चौकन्ना नज़र से दरवाजे की जानिब देखने लगी, जैसे इसे डर हो कि कोई बाहर से अंदर आकर इसकी बात ना सुन ले। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जब तक मैं इजाज़त नहीं दूंगा कोई इस कमरे में कदम रखने की जुर्रत नहीं कर सकता। तुम बेधड़क बोलती जाओ। उसने कहा। मैंने ठेले के कहने पर अपने शादी वाले कपड़े जब में तब्दील करके आई और पलंग पर बैठ गई। ठेला भी मेरे साथ ही पलंग पर बैठ गया। वो बहुत खुश था और फिर जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, वो एक झुरझुरी लेते हुए बोली। इसके बाद वो पलंग से गज भर ऊपर उठा और फिजा में उड़ते हुए कमरे के फर्श पर जाकर गिरा और बेहोश हो गया। ये भयानक मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। ऐसी सूरत हाल मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। यूँ लगता था जैसे किसी गैबी ताकत ने ठेले को पलंग से उठाकर फर्श पर पटक दिया हो और नीचे गिरते ही उसकी जान निकल गई हो। तुमने जो बताया, अगर वो ऐसे ही पेश आया था तो इससे यही साबित होता है कि मैंने मोना के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए गंभीर अंदाज में कहा। उस गैबी ताकत को ठेले का तुम्हें छूना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसीलिए उसने ठेले को पलंग से उठाकर ज़मीन पर दे मारा और उसकी गर्दन का कड़ाका निकालकर दूसरे जहान रवाना कर दिया। ये बात मैंने मोना की जहनियत को देखते हुए कही थी। जब उसने किसी गैबी ताकत का जिक्र किया तो मुझे ये समझने में कतई कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि वो भी ठेले की हलाकत का ज़िम्मेदार अपने आशिक जिन ही को समझ रही थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है थानेदार साहब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली, वरना हम दोनों के सिवा तो कमरे में और कोई था ही नहीं। तुम भूल रही हो मोना, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए मायना खेज अंदाज में कहा। गुज़िश्ता रात सुहागी कमरे में कोई तीसरा भी मौजूद था। कौन? वो इस तरह उछल पड़ी जैसे लफ्ज़ तीसरा ने उसे 11,000 वोल्ट का झटका दिया हो। नहीं थानेदार साहब, वो लुकनज़दा लहजे में सफाई पेश करते हुए बोली, बस हम दोनों ही थे कमरे में। पता नहीं आप किस तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं। इस दौरान मैं मुसलसल मोना के चेहरे के तासुरात का जायज़ा भी ले रहा था। वो तासुरात मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे इस्तफसारिया इजहार ने मोना को अंदर से हिलाकर रख दिया था। उसकी आंखें चोली खा रही थीं, जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। ऐन मुमकिन है कि मोना का ये मशकूक रद्द अमल इस वाहियात सूरत हाल का नतीजा हो जिसमें वो घिरी हुई थी। मैं किसी की बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ मोना, मैंने नरम लहजे में उससे ये कहा। मेरा इशारा उस शरीर जिन की तरफ है जो तुम पर आशिक है और जिसने जोश रकाबत में ठेले की गर्दन का मनका तोड़कर उसे ज़िंदगी की कैद से आज़ाद कर दिया है। मेरी ये राय उसकी सोच से लग्गा खाती थी। चुनाचे एक तवील, गहरी और इत्मीनान बख्श सांस छोड़ने के बाद वो मातदिल अंदाज में बोली, थानेदार साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब ये कि वो आशिक जिन हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है। मैंने गैर महसूस अंदाज में तफ्तीशी अमल को जारी रखते हुए सवाल किया। शादी ने तो यही बताया था, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं और ना ही कभी उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। पिछली रात मैंने पहली मर्तबा उसका गुस्सा देखा है। शादी बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, ये जिन कहीं भी मेरी शादी नहीं होने देगा। क्या गुज़िश्ता रात तुमने आशिक जिन का सिर्फ गुस्सा ही देखा है या वो खुद भी तुम्हें नजर आया था? मैंने तेज़ लहजे में दरियाफ्त किया। ना जी ना, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोली, जिन तो मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैंने तो बस ठेले को हवा में उड़ते और फिर फर्श पर गिरते देखा था। शाहजी कहते हैं। वो बोलते बोलते रुकी और एक बार फिर चौकन्ना अंदाज में कमरे के बंद दरवाजे को तकने लगी। मैंने उसके इत्मीनान की खातिर तसल्ली आमेज अंदाज में कहा, तुम्हें किसी से खाइफ होने की ज़रूरत नहीं मोना, मैं सबको संभाल लूँगा। तुम अपनी बात मुकम्मल करो, मुझे बताओ शाहजी जिन के बारे में और क्या कहते हैं। शाहजी का कहना है कि वो जिन बहुत ही डरावनी शक्ल का है। वो गहरी संजीदगी से बोली, वो मुझे कभी भी दिखाई नहीं देगा। वो नहीं चाहता कि मैं इसकी सूरत देखकर मारे खौफ के थर थर कांपने लगूं। वो मुझे कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं देना चाहता। ये शाहजी तो बहुत ही पहुँचे हुए इंसान लगते हैं।
मैंने मायना खेज अंदाज में कहा, जो जिन को भी देख लेते हैं। लेकिन मैंने दानिस्ता तवक्कुफ किया और फिर उलझन ज़दा लहजे में इजाफा कर दिया, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। शाजी को फैज नगर और आले दुआले के तमाम गांव देहात के लोग मानते हैं थानेदार साहब, वो अकीदत भरे अंदाज में बोली। फिर मुझसे पूछा, आपकी समझ में कौन सी बात नहीं आ रही? जब वो ये जान सकते हैं कि तुम पर कोई जिन आशिक है। मैंने रहमते से पूछे गए सवाल को बांदाज़े दीगर दोहराते हुए मोना से कहा, बल्कि वो इस आशिक जिन की शक्ल सूरत से भी वाकिफ़ हैं, तो वो फिर तुम्हें इस जिन से निजात क्यों नहीं दिला देते? इस किस्म की बात अम्मा ने भी शादी से की थी, वो मादिल अंदाज में बोली, और उन्होंने जवाब दिया था कि ये जिन इनसे ज़्यादा ताकतवर है, इसे पछाड़ने और भगाने में इनकी जान जाने का भी खतरा है। ज़िद्दी जिन गुस्से में आकर इन्हें शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि शाजी इस आशिक जिन की दुश्मनी मोल लेने को तैयार नहीं है, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। खैर, इस मौजू पर मैं कभी शाजी से ज़रूर बात करूँगा। मोना खाली खाली नज़र से मुझे तकने लगी। मैंने उसे ज़रूरी हिदायत दी और कमरे से बाहर निकल आया। घर छोड़ने से कब मैंने शफीक और रहमते से भी मुख्तसर बातचीत की थी। वहाँ अव्वलो आखिर ये माहौल बना हुआ था कि मोना के जिन ने तेश में आकर थैले की गर्दन तोड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। सियाने कहते हैं, जब आप रोम में हो तो वही करें जो रोमन करते हैं। मैंने भी इस कहावत का एहतराम करते हुए अपने अंदर के थानेदार और उसके मबनी बर हकाइक अज़ाइम को खुफिया रखकर सब पर यही जाहिर किया कि मुझे जिन वाली कहानी पर यकीन आ गया है। तुफैल अल मारूफ बे थैला, इसकी मौत 24 और 25 अक्टूबर की दरमियानी शब वाक़ हुई थी और इस वाक़े की इत्तला मुझे 25 अक्टूबर की सुबह दी गई थी। इससे अगले रोज़ यानी 26 अक्टूबर को मैंने खोजी लतीफ़ मुग़ल को थाने बुलाकर सूरत हाल से आगाह करने के बाद 7 पाँव के खाके उसके हवाले करते हुए कहा, ये इन 7 अफराद के पाँव के खाके हैं जो थैले की मौत वाक़ होने से लेकर पुलिस की कार्रवाई शुरू होने तक इस कमरे में गए थे जहां कत्ल की ये वारदात हुई है। मैंने अपना और कांस्टेबल यासिर के पाँव का खाका भी इसमें शामिल कर दिया है और हर खाके पर मुतालिका शख्स का नाम भी लिख दिया है ताकि तुम्हें किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं आपकी कारगुजारी को देख रहा हूँ मलिक साहब, वो मज़कूरा खाकी जात को बगौर जायज़ा लेते हुए बोला। मैं काम शुरू कर देता हूँ, आगे जो अल्लाह की मर्ज़ी। इंशाअल्लाह मैं किसी छोटे साइज़ के पाँव का खुरा तलाश करके ही दम लूँगा। उसके आखिरी अल्फाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। छोटे साइज़ का पाँव? मैंने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा और पूछा, इसका क्या मतलब हुआ चाचा? लतीफ़ मुग़ल की उम्र 60 से ज़्यादा थी, ताहम वो साटा पाठा हरगिज़ नहीं था। उसके बरक्स वो अल्लाह की शान देखो तिनके में जान देखो की अमली शक्ल नज़र आता था। इस पर मुस्तज़ाद इसकी सूरत बिल्कुल एक मुर्गे ऐसी थी। अक्सर लोग इसे चाचा कुक्कड़ कहकर भी पुकारते थे, मगर मज़े की बात यह है कि वो खुद को कुक्कड़ कहने वालों से नाराज़ नहीं होता था, बल्कि साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहता था, जब मैं कुक्कड़ जैसा नज़र आता हूँ तो लोग मुझे बांदर थोड़ी कहेंगे। आपने बताया है ना कि थैले की गर्दन उसकी बीवी के आशिक जिन ने तोड़ी है, वो मेरे सवाल के जवाब में बोला। मैंने बुजुर्गों से सुन रखा है कि जिन्नात छोटे कद काट के होते हैं, बिल्कुल 8 से 10 साल के बच्चे के मानिंद, इसीलिए मैंने छोटे पाँव के खुरे की बात की है मलिक साहब। पहली बात तो ये कि थैले का कत्ल किसी जिन ने किया है, ये मेरी नहीं बल्कि दूसरे लोगों की राय है। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, मैं एक हकीकत पसंद इंसान हूँ और ज़मीनी हक़ाइक़ को जहन में रखकर तफ्तीश करता हूँ। तो क्या आप जिन के वजूद से इनकार करते हैं? लतीफ़ मुग़ल ने अजीब सी नज़र से मुझे देखते हुए इस्तफ़सार किया। जिन्नात का जिक्र तो कुरान मजीद में भी आया है। कुरान मजीद अल्लाह का पाक और सच्चा कलाम है चाचा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसके एक भी लफ्ज़ बल्कि एक भी हर्फ, हत्ता कि एक ज़बर ज़ेर और पेश को शक की नज़र से देखने वाला दायरा ईमान से खारिज हो जाता है। यहाँ पर मसला जिन्नात के वजूद पर यकीन करने या ना करने का नहीं है, बल्कि केस ये है कि क्या कोई जिन किसी खूबसूरत लड़की पर आशिक हो सकता है? क्या वो अपनी महबूबा की शादी में रुकावट डालने की ताकत रखता है? और क्या अगर उसकी महबूबा की किसी से शादी हो जाए तो वो अपने महबूबा के होने वाले शौहर की गर्दन का कड़ाका निकाल कर इसे इस दुनिया से रुखसत कर सकता है? मलिक साहब, आपने तो बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं,
वो अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोला, अब मुझे काम से लग जाना चाहिए, वरना कहीं आप मुझे भी उठाकर खड़ा न कर दें। काम से लगे रहना तो अच्छी बात है चाचा, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात अपने जहन में ठीक से बिठाते जाना, ये नुक्ता तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। मलिक साहब, आप उम्र में मुझसे आधे हैं, मगर बातें पते की करते हैं। फरमाइए जनाब। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर जो मखलूक़ात पैदा की हैं, इनमें मालूम जिंदा चीज़ों के 3 बड़े गिरोह हैं। नंबर 1 इंसान, नंबर 2 जिन्नात और नंबर 3 जानवर। जानवरों में परिंदे, चरिंदे, दरिंदे, हशरातुल अर्ज़ और हर किस्म की आबी मखलूक भी शामिल है। मैंने वजाहत करते हुए कहा, कोई शे अच्छी लगना या कोई चीज़ पसंद आ जाना और या फिर किसी से उनसियत पैदा हो जाना एक अलग और आम सी बात है, लेकिन जहाँ तक नर और मादा के इश्क का मामला है तो वो सिर्फ अपने गिरोह के अंदर ही हो सकता है। यानी कि लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक मर्द को एक औरत ही से इश्क हो सकता है और एक औरत को एक मर्द से। यह मुमकिन नहीं कि कोई जिन या कोई रीछ किसी खूबसूरत औरत पर आशिक हो जाए या कोई औरत किसी चीते या जिन या मगरमच्छ को दिल दे बैठे। अल्लाह ने जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी मिलाप के लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते बना रखे हैं जिन्हें तोड़ना मुमकिन नहीं। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होगे। जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, इसका मतलब तो यह हुआ कि आप मोना पर आशिक होने वाले थेले के कातिल जिन की कहानी पर यकीन नहीं रखते। इस केस के किनारे लगने तक तुम भी मेरे हम ख्याल हो जाओगे चाचा, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा। ऐसी कहानियाँ फिल्मों और नावलों में ही अच्छी लगती हैं। हकीकत की दुनिया बड़ी शफ़ाफ और अमली है चाचा। ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसी कहानियों से बहुत दूर हैं। ये दुनिया बक़द्रे कोशिश उसूल पर काम करती है। तुम भी कोशिश करो कि जाए वक़ुआ से थेले के कातिल का खुरा मिल जाए, इसके बाद ही मैं कोई बड़ा कदम उठा सकूँगा। एक बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ मुग़ल चाचा। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो इज़्तिरारी लहजे में पूछने लगा, किस चीज़ की गारंटी मलिक साहब? इस बात की गारंटी कि मैंने ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, जाए वक़ुआ पर से तुम्हें किसी भी 8 से 10 साल के बच्चे के पाँव का खुरा नहीं मिलेगा। नाम नेहाद जिनके पाँव के निशानात ज़मीन पर सख्त हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसानी आँख से देख भी सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोना का बयान इस कमरे में किसी तीसरे वजूद की मौजूदगी की नफ़ी करता है। मोना झूठ भी तो बोल सकती है मलिक साहब, वो बेसाख्ता बोल उठा। मुमकिन है वो कोई ख़ास बात आपसे छुपाना चाहती हो। चाचा, मैं तुम्हारी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। इसके रवैये से मैंने भी ऐसा महसूस किया है, लेकिन अभी तक मैं इस फैसले पर नहीं पहुँच सका कि वो किस मामले की पर्दापोशी कर रही है। कल ऐसा मौका नहीं था कि मैं इसको कड़ी तफ्तीश से गुजारता। इसका इब्तिदाई बयान लेने के लिए मुझे काफ़ी सब्र से काम लेना पड़ा, क्योंकि इसका रोना धोना ही बंद नहीं हो रहा था। बहरहाल मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके बोझल सांस खारिज की, फिर सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, मैं बहुत जल्द मोना से एक तफसीली मुलाकात करूँगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर मैंने खोजी चाचा लतीफ़ मुग़ल को कांस्टेबल फ़ारूक के हमरा जाए वक़ुआ की जानिब रवाना कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ मैंने वक़ुआ वाले कमरे के दोनों दरवाज़ों पर सरकारी ताले डाल दिए थे। इन तालों की चाबियाँ मैंने कांस्टेबल फ़ारूक को दे दी थीं, ताकि इन्हें अपना काम करने में कोई मुश्किल पेश न आए। मकतूल थेले की नई नवेली बहवा। मोना से मैंने जो गुफ्तगू की थी, इसके 2 पहलू अहमियत के हामिल थे। पहला, उसके चेहरे का तगय्युर और तबद्दुल। दूसरा, मेरे सवालात के बाज़ गैर मंतकी और नाकाबिले यकीन जवाबात। मोना के चेहरे के तासुरात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो हद दर्जा डरी और सहमी हुई थी। इस वाक़ये ने इसके हवास को बुरी तरह मुतासिर किया था। उसने रोते हुए मुझसे ये दरख्वास्त भी की थी कि इसे फ़ौरन इसके बाबा इकरामुल्लाह के पास भेज दिया जाए। वो अपने ससुराल में एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। इसके साथ ही मोना के चेहरे की बदलती हुई हालत से मुझे ऐसा भी लगा कि वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, कोई ऐसी बात जिसका ताल्लुक थेले की पुरअसरार मौत से था। मैंने सरेदस्त इसके चेहरे के मद्दोजज़र को एक तरफ रख दिया और इसके नाकाबिले फ़हम जवाबात पर गौर करने लगा। इसके जज्बाती उतार चढ़ाव का बाद में भी तज्ज़िया किया जा सकता था,
मोना ने मुझे बताया था कि थेले ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो ऐसा लगा उसके जिस्म को खतरनाक झटका, जैसे उसने बेध्यानी में बिजली के हाई वोल्टेज नंगे तार को छू लिया हो। इसके साथ ही वो हवा में उछला था और पलंग के ऊपर से परवास करते हुए कमरे के फर्श पर जा गिरा था। फिर उसे उठने की तौफीक नहीं हुई। जमीन पर गिरते ही वो अल्लाह को प्यारा हो गया था। मोना ने इस वाक़ये के दौरान में किसी बंदे बशर को इस कमरे में नहीं देखा था। अगर किसी आशिक जिन को थेले का कातिल तस्लीम कर लिया जाए तो फिर तो ये कहानी बड़ी फिट और हिट थी, मगर मैं और मेरा थानेदाराना जहन इस अंदाज में कतन नहीं सोच सकता था। थेले के बाद थेले के हवा में बुलंद होकर दूर जा गिरने के हवाले से मेरा जहन एक मखसूस दिमागी मर्ज मिर्गी की तरफ जा रहा था। मिर्गी के मरीज को जब दौरा पड़ता है तो वो एक झटके से उछलकर यहाँ से वहाँ जा गिरता है, लेकिन इसके साथ ही इसके अंदर मिर्गी की दीगर अलामात भी ज़ाहिर होती हैं। मिसाल के तौर पर हाथ पाँव का इट जाना, मुंह से झाग और गर्दन का एक तरफ को मुड़ जाना। मौजूदा केस में मकतूल थेले की गर्दन यकीनन एक जानिब को मुड़ी हुई थी, लेकिन दीगर अलामात मफकूद थीं। इस सूरत हाल में अगर जिन की कहानी को रद्द करके हुस्न ज़न से काम लेते हुए थेले को मिर्गी का मरीज मान लिया जाता तो कहा जा सकता था कि ज़मीन पर गिरते ही इसकी गर्दन का मनका टूट जाने के बाद फौरी मौत वाक़ई हो गई, लिहाजा दीगर अलामात के ज़ाहिर होने की नौबत ही नहीं आई। इस थ्योरी को सच साबित करने के लिए ज़रूरी था कि थेला मिर्गी का मरीज हो, और ये तस्दीक या तरदीद उसके घर वाले ही कर सकते थे। दोपहर के बाद खोजी बाबा और कांस्टेबल फारूक अपने मिशन से लौट आए। वो अपने साथ सनसनीखेज खबरें भी लाए थे। मैंने फ़ौरन उन्हें अपने कमरे में बुला लिया। मलिक साहब, मैंने बंदा फड़ लिया है, लतीफ़ मुग़ल ने जोशीले लहजे में बताया। मैंने मातदिल अंदाज में इस्तफसार किया। कौन सा बंदा चाचा? वही जनाब, उसने इज़्तिरारी अंदाज में वजाहत कर दी, जिसने थैले की गर्दन का कड़ाका निकाल कर उसे मौत के मुंह में धकेला है। ओह ज़बरदस्त। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, क्या तुम थैले के कातिल को अपने साथ लाए हो? नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरा मतलब है मैंने इस बंदे का खुरा पकड़ लिया है, जो बकुआ की रात पिछले दरवाजे से दूल्हा दुल्हन के कमरे में आया था और इसी दरवाजे से वापस चला गया था। पिछला दरवाज़ा? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, यानी तुम इस दरवाजे की बात कर रहे हो जो खेतों की जानिब खुलता है? बिल्कुल वही जनाब, वो ठोस अंदाज में बोला। जब कमरे के अंदर मैंने तलाशे खुरा का काम शुरू किया तो आपने मुझे जिन 7 पाँव के नमूने दिए थे, इनके निशानात तो मिले ही मिले। इनके साथ ही मुझे एक 8वां पाँव का खुरा भी मिला। इस पाँव का साइज़ भी गैर मामूली है। गैर मामूली मतलब? नॉर्मल साइज़ से बहुत छोटा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इज़हार ख्याल किया, जैसा कि 8-10 साल के बच्चे के पाँव का साइज़ होता है ना? मलिक साहब, आप जिन के कद-काठ को लेकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मगर मैं बहुत संजीदा हूँ जनाब। मैं नॉर्मल पाँव से कहीं बड़े पाँव के खुरे की बात कर रहा हूँ, जो लगभग 10 नंबर का जूता पहनता हो। पाँव के साइज़ के झेल में लतीफ़ मुग़ल से मैंने जो भी कहा, इससे मेरा मकसद खोजी का मजाक उड़ाना हरगिज़ नहीं था। बस वो बात खामखा ही मेरे मुंह से निकल गई थी। इसकी वजाहत के जवाब में मैंने कहा, 10 नंबर का जूता तो खासा बड़े पाँव के लिए होता है। जैसे तुमने बुजुर्गों से सुन रखा है कि जिन कदो-कामत में 8-10 साल के बच्चे जितने होते हैं, वैसे ही मैंने भी सुन रखा है कि देव का कद-काठ पहाड़ के मानिंद होता है। अगर कोई शख्स दराज कामत और डील डोल का मजबूत हो तो इसे देव से तशबीह दी जाती है। इससे तो ये पता चलता है कि थेले की मौत का जिम्मेदार कोई जिन नहीं बल्कि देव है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस खारिज की, फिर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, और ये खालिसतन एक मजाक था। तो मुझे 10 नंबर पाँव के बंदे के बारे में तफसीलन बताओ, मैं तवज्जो से सुन रहा हूँ। लतीफ़ मुग़ल ने मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे बज़बाने खामोशी कह रहा हो, मलिक साहब आप भी बड़े मखौली हैं, सूरत हाल की संगीनी को नज़रअंदाज करके काफ़ी संजीदा मजाक करते हैं। आइंदा 15 मिनट में खोजी लतीफ़ मुग़ल ने मुझे जो कुछ बताया उसका खुलासा ये है। जाए बकुआ पर गैर मामूली बड़े पाँव का खुरा देखकर वो चौंक उठा था। बाकी तमाम खुरों को नज़रअंदाज करके उसने मज़कूरा खुरे पर तवज्जो मरकूज़ कर दी। जल्दी वो इस हकीकत तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया कि वो बंदा अकबी दरवाजे से कमरे में दाखिल हुआ था और इसी रास्ते वापस चला गया था। खोजी ने घर के बाहर भी खुरे का ताक़ुब किया था,
और खेतों तक पहुंच गया था। उसका दावा था कि वो बंदा खेतों से निकलकर जाय बकुआ तक आया था और इसी रास्ते से वापस गया था। खेतों के अंदर जमीन खासी नरम थी और पगडंडी पर घास उगी हुई थी, जिसके सबब वो मस्कूरा खुरे का मुनासिब अंदाज में पीछा नहीं कर सका था, वगैरह वगैरह। वो अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो मैंने सवाल किया, चाचा, तुम जाय बकुआ के जिस दरवाजे का जिक्र कर रहे हो, मैंने भी उससे बाहर झांक कर देखा था। मुझे 3 अतराफ में तहद्दे निगाह खेत ही खेत नजर आए थे। क्या तुम मुझे ठीक ठीक बता सकते हो कि 10 नंबर पाँव वाला वो मशकूक बंदा किस सिमत से आया था और वापस किधर गया था? सिमत एक ही है मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला, जाय बकुआ से बिल्कुल शुमाल की जानिब। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर मादिल अंदाज में पूछा, क्या तुम लोगों ने जाय वारदात को दोबारा लॉक कर दिया है? जी मलिक साहब, इस बार कांस्टेबल फारूक ने जवाब दिया। दोनों दरवाजों पर सरकारी ताले लगा दिए गए हैं और खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी निशानी के पत्थर रखकर खुरे को महफूज कर दिया है। इसके साथ ही मैंने शफीक और दीगर लोगों को ताकीद कर दी है कि जब तक पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती, इस रास्ते पर कोई कदम रखने की गलती ना करे, वरना कार्य सरकार में रखना डालने पर वो बंदा सीधा सीधा जेल जाएगा। फारूक, तुम्हारा मुस्तकबिल मुझे खासा रोशन नजर आ रहा है, मैंने सताइशी अंदाज में कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारे अंदर थानेदाराना जरासीम की भरमार है। मुझे यकीन है कि तुम बहुत तरक्की करोगे। शुक्रिया मलिक साहब, फारूक ने तशक्कुराना अंदाज में कहा। मलिक साहब, अपने कांस्टेबल के मुस्तकबिल में झांकने से अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो थोड़ी तवज्जो मेरे हाल पे भी फरमा लें सरकार। लतीफ़ मुगल ने शाकी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। हम भी पड़े हैं राहों में। तुम्हारे हाल को क्या हुआ है चाचा? मैंने तेज़ लहजे में पूछा। बस ज़रा खुराक पर तवज्जो दो, फिर मौजा ही मौजा। आप खुराक की बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मेरे कोई फूफा या ताया वज़ीर खुराक लगे हुए हैं, वो तंज़िया अंदाज में बोला। मलिक साहब, मेरे घर के बेड़े में आसमान से मनो सलवा नाजिल नहीं होता, हर शय खरीद कर खाना पड़ती है, जिसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप भी अपनी जेब ढीली करें सरकार। ओह, तो ये है मसला, मैंने भवें उचकाते हुए कहा। तुम्हें अपनी सर्विस का मुआवजा चाहिए। सीधी सी बात है मलिक साहब, वो मादिल अंदाज में बोला। हर शख्स मुआवजे ही के लिए तो मेहनत मशक्क़त करता है। लेकिन चाचा, तुम्हारा काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा। तुम्हारी खिदमत का सिला ज़रूर मिलेगा, मगर काम ख़त्म होने पर। क्या मतलब है आपका मलिक साहब? वो खफगी भरे लहजे में बोला। अब कौन सा काम बाकी है? कातिल के खुरे का काम अभी अधूरा है, मैंने कहा। तुम्हें खेतों के आखिरी हिस्से पर भी तजुर्बा आजमाई करना चाहिए, ताकि ये मालूम हो सके कि 10 नंबर के पाँव वाला वो बंदा खेतों से निकलकर किधर गया था। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ रहा हूँ, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। कल निपटाता हूँ आपका काम जनाब, मुझे इजाज़त दें। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और शाकी लहजे में इजाफा कर दिया। मैं तो समझ रहा था आज पैसे मिल जाएंगे। खैर, रुक जाओ, मैंने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा। खाली हाथ मत जाओ। वो रुककर तशक्कुराना नज़र से मुझे तकने लगा। थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर जो खौफ, बेजारी और शिकायत दिखाई दे रही थी, उसका अब दूर दूर तक कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। मैंने 5 रुपये उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये पेशगी रख लो, बाकी काम की तकमील के बाद। उसने खुशदिली से मुझे सलूट किया और दुआएं देता हुआ मेरे कमरे से रुखसत हो गया। 5 रुपये पाकर लतीफ़ मुग़ल अल मारूफ बे चाचा कोकड़ ने जो इजहार मुसरत किया था, इस पर ज़्यादा हैरान या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये वाक़या आज से लगभग 65 साल पहले का है। वो सस्ताई का ज़माना था और इन दिनों 5 रुपये की बड़ी अहमियत और वक़्त हुआ करती थी। एक आम इंसान की माहाना आमदनी 30 से 40 रुपये के दरमियान होती थी। इस हिसाब से इस दौर के 1 रुपये को आज के कमोबेश 1000 रुपया समझ लें। इसी रोज़ शाम से पहले ज़िलाई अस्पताल से खली तुफैल उर्फ थैला की पोस्टमार्टम शुदा लाश थाने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक थैले की मौत उसकी गर्दन कमर का टूटने से वाक़ हुई थी। इस रिपोर्ट में मेरे लिए कोई नई या चौंका देने वाली बात नहीं थी। इस ज़माने में फिंगरप्रिंट्स का रिवाज आम नहीं हुआ था, वरना मकतूल की गर्दन पर से कातिल की उंगलियों के निशानात उठाकर
इस केस को ज़्यादा बेहतर अंदाज में इन्वेस्टिगेट किया जा सकता था। आज पुलिस डिपार्टमेंट को तहकीक और तफ्तीश के सिलसिले में बहुत ज़्यादा आसानियां हासिल हैं, मगर मैं ये कहने में कोई यार महसूस नहीं करता कि जुराइम की बेखुनी की शरह हमारे मुकाबले में बहुत कम है। मैंने ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद थेले की लाश को एक कांस्टेबल की निगरानी में फरीदाबाद रवाना कर दिया। इसके बाद अपने क्वार्टर में आ गया। इस रात में जब तक जागता रहा, मेरी निगाहों में मोना का चेहरा और दिमाग में उसकी दरोगोई चकराती रही। आइंदा रोज 27 अक्टूबर की सुबह एक ज़रूरी काम के सिलसिले में मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ा। वो सोमवार का दिन था, यानी हफ्ते का आगाज़। पीर के रोज़ तमाम सरकारी महकमों में निस्बतन ज़्यादा काम होता है, लिहाजा मुझे आधे से ज़्यादा दिन हेडक्वार्टर ही में लग गया। मैं सुबह यही सोचकर थाने से निकला था कि वापसी पर फरीदाबाद भी जाऊंगा और मोना से पूछूंगा कि उसने मुझसे गलत बयानी क्यों की थी। लेकिन वापसी पर ज़्यादा देर हो गई थी कि मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल करके थाने आ गया। अगली सुबह नाश्ते से फारिग होने के बाद मैंने हवलदार फजलदार को अपने पास बुलाकर ज़रूरी हिदायत दी और एक टांगे पर सवार होकर फरीदाबाद की जानिब रवाना हो गया। जब मैं मकतूल तुफैल उर्फ थैला वर्का वाले के घर पहुंचा तो एक अनोखी सूरत हाल का सामना हुआ।